पिछले वीडियो में हमने जाना था एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं, शरीर में उनकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, उनकी कमी या अधिकता के क्या प्रभाव होते हैं। उसके बाद हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कोबाल्ट और जिंक के बारे में भी विस्तार से जाना था। आज के इस वीडियो में हम मोलिब्डेनम, क्रोमियम, कॉपर और आयरन, जो कि हमारे मानव शरीर में आवश्यक तत्व हैं, उनके बारे में जानेंगे। मोलिब्डेनम मनुष्यों में और जानवरों में ये एक आवश्यक तत्व है। शरीर में इसकी आवश्यकता की अनिवार्यता को मेटालोअमीडेज ऑक्सीडेज और एल्डिहाइड ऑक्सीडेज में मोलिब्डेनम की उपस्थिति से जाना जा सकता है। एंजाइम सल्फाइड ऑक्सीडेज का भी एक हिस्सा मोलिब्डेनम है। जन्म के साथ ही मोलिब्डेनम की कमी अगर है तो वह गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार और जल्दी मृत्यु का कारण बन सकता है। हमारे शरीर में मोलिब्डेनम बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है। मोलिब्डेनम गैस्ट्रो आंत्रपथ से आसानी से अवशोषित होने लगता है और अवशोषण के पश्चात गुर्दे के माध्यम से उत्सर्जित होता है। हमारे ऊतकों, हड्डी, यकृत, गुर्दे आदि में मोलिब्डेनम की मात्रा हमारे आहार के अनुसार होती है। जो व्यक्ति जैसा आहार लेता है उसके ऊतकों, हड्डी आदि में उसी अनुसार मोलिब्डेनम की सांद्रता होती है। शरीर में मोलिब्डेनम कॉपर चयापचय को भी प्रभावित करता है। जहां तक कि मोलिब्डेनम प्राप्ति के सोर्सेस की बात है, अनाज और सब्जियों में इसकी सांद्रता उस बात पर निर्भर करती है कि वह किस मिट्टी में उगाए गए थे। अब बात करते हैं क्रोमियम की। अन्य एसेंशियल एलिमेंट्स की तुलना में क्रोमियम के बारे में जानकारी काफी नहीं है और इसे अब एसेंशियल एलिमेंट के रूप में मान्यता दी गई है। एक वयस्क मानव में लगभग 6 मिलीग्राम क्रोमियम होता है। खमीर से पृथक किए गए ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर यानी कि जीटीएफ, जो कि एक ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स अर्थात कार्बनिक संकुल है, उसका भी क्रोमियम एक अभिन्न अंग है। इस संकुल में क्रोमियम थर्ड आयन और 2 निकोटिनिक एसिड के अणु होते हैं, जो कि 3 अमीनो एसिड अणु ग्लाइसिन, सिस्टीन और ग्लूटामिक एसिड के साथ समन्वय कर सकते हैं। जीटीएफ यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर इंसुलिन के साथ संयोजन के रूप में कार्य करता है और साइट्स ऑफ एक्शन पर इंसुलिन को बांधने में सहायता प्रदान करता है। यह सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। ट्राइवेलेंट क्रोमियम बहुत कम मात्रा में ऊपरी जठरांत संबंधी मार्ग में अवशोषित होता है। ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर के रूप में ट्राइवेलेंट क्रोमियम बहुत ही बेहतर ढंग से अवशोषित होता है। जठरांत संबंधी मार्ग में जीटीएफ का रूपांतरण व्यक्ति की उम्र के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है।
अधिक मात्रा में क्रोमियम काफी विषाक्त हो सकता है। हेक्सावेलेंट क्रोमियम की तुलना में ट्राइवेलेंट क्रोमियम बहुत ही कम विषाक्त है। भारत में चर्म शोधन अपशिष्टों में क्रोमियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। एक अनुमान के अनुसार चर्म शोधन में टैनिंग एजेंट के रूप में क्रोमियम का उपयोग लगभग 80 से 90% तक होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिक से क्रोमिक एसिड स्प्रे और वायुजनित क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी निकलता है, जिससे त्वचा और फेफड़े दोनों को सीधे ही नुकसान हो सकता है। क्रोमियम को सूक्ष्म जीवों में उत्परिवर्तन के रूप में भी माना जा सकता है, जिससे डीएन प्रतियों के संश्लेषण में गलती हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रोमियम छोटी मात्रा में आवश्यकता और बड़ी मात्रा में संभावित विषाक्तता के सिद्धांत को दर्शाता है। अर्थात क्रोमियम की छोटी सी मात्रा की तो बहुत अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर ये हमारे शरीर में है तो यह विषाक्त हो सकता है। अब बात करते हैं तांबा यानी कि कॉपर की। सामान्य वयस्क मानव में लगभग 100 से 110 मिलीग्राम कॉपर होता है। हमारे शरीर का अधिकांश कॉपर यकृत, गुर्दा, हृदय और मस्तिष्क में पाया जाता है। कॉपर की कमी से मैनके सिंड्रोम या किंकी अर्थात स्टीली हेयर सिंड्रोम हो सकता है। यहाँ आपकी स्क्रीन पे चित्र में दिखाया गया है कि कॉपर की कमी से हमारे बाल स्टीली हेयर जैसे होने लगते हैं। सबसे पहले कॉपर की कमी भेड़ों में पाई गई। जिन भेड़ों में कॉपर की कमी थी उनमें असामान्य ऊन होती थी। मेटालोएंजाइम्स में कॉपर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि शरीर में कॉपर को अनिवार्यता देता है। उदाहरण के लिए सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज हानिकारक सुपर ऑक्साइड आयन को मेटाबोलाइज करता है। संयोजी उत्तक के संरचनात्मक मैक्रोमोलिक्यूल लाइसिल ऑक्सीडेज, जो कि एक मोनोअमीन ऑक्सीडेज है, क्रॉस लिंकिंग कोलेजन और इलास्टिन के लिए आवश्यक है। डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, एमीन ऑक्सीडेज और टायरेनोसिन सभी कॉपरयुक्त एंजाइम हैं, जो प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, नोरएड्रेनालाइन और एड्रेनालाइन को आपस में जोड़ते हैं। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज श्वसन श्रृंखला का प्रमुख और टर्मिनल एंजाइम है। इसमें भी कॉपर की उपस्थिति होती है। यह एंजाइम मांसपेशियों के संकुचन के लिए उत्तरदायी है। फेरोक्सीडेज को सीरम कॉपर का 95% हिस्सा माना जाता है। यह एक बहुआयामी प्रोटीन है जो कॉपर के परिवहन के लिए प्रयुक्त होता है। हमारे खाने पीने की चीजों में कॉपर व्यापक रूप से उपलब्ध होता है। गाय का दूध इसमें एक उल्लेखनीय अपवाद है। जानवरों के ऊतकों में 20 से 60 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम, पत्तेदार हरी सब्जियों और फलों में 2 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम और
गाय के दूध में 0.2 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम से कम कॉपर उपस्थित होता है। जब कभी किसी व्यक्ति को दस्त की बीमारी होती है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कॉपर का अत्यधिक नुकसान होता है। विल्सन्स डिजीज में तांबे की सांद्रता सामान्य से 100 गुना तक बढ़ जाती है। तांबा हमारे शरीर के कई ऊतकों में जमा होता है, लेकिन यदि यह यकृत, मस्तिष्क और गुर्दे में अतिरिक्त रूप से जमा होता है तो गुर्दे की विफलता और कई प्रकार की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण बनता है। अगर कॉपर की अधिकता की अवस्था को समय पर पहचान कर इलाज नहीं किया जाता है तो यह मौत का कारण भी बन सकता है। अब चर्चा करते हैं लौह तत्व यानी कि आयरन की। औसत मानव वयस्क में लगभग 4 से 5 ग्राम तक आयरन होता है। आयरन की इस मात्रा का लगभग 60 से 70% लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, जबकि 3 से 5% मांसपेशी मायोग्लोबिन में और लगभग 15% आयरन सेलुलर प्रोटीन फेरिटीन में संग्रहित होता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। इस अवस्था में रक्त की लाल कोशिकाओं में सामान्य से कम मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है। आयरन की अत्यधिक मात्रा से उल्टी, शॉक, सर्कुलेटरी कोलैप्स और कोमा हो जाता है। आयरन की अधिकता से शरीर के ऊतकों और अंगों में आयरन जमा होने लगता है। इसे साइड्रोसिस के रूप में जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि मोलिब्डेनम, क्रोमियम, कॉपर तथा आयरन की हमारे मानव शरीर में क्या महत्ता है, इनकी कमी और अधिकता से क्या विकार हो सकते हैं।